नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी हिंदी जो है हिंदी बेल्ट वालों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, ठीक है, जो कि गौरव सर के मार्गदर्शन में चलती है। तो इसका सिद्धिर्भवति कर्मजा एक ध्येय वाक्य है। आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं कि मैं यहाँ पर आज हाजिर हूँ यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 2022 की, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि टीम के मेंबर्स ने सेलेक्ट किए हैं और जो पिछले एक साल के घटनाक्रम में यानी कि इवेंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उस क्रम में कुल 500 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आज मैं कुछ क्वेश्चन को लगभग 25 से 30 प्रश्नों को लेकर यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ वीडियो डिस्कशन के माध्यम से। बाकी आप जान रहे हैं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम जो चैनल है वो आपका यूपीएससी हिंदी 4CS करके अगर आप टेलीग्राम पर डालेंगे, यहाँ पर 4 है ध्यान रखिएगा, तो अगर आप इस तरह से टेलीग्राम पर डालते हैं तो यूपीएससी हिंदी का लोगों के साथ जो है आपको ये चैनल मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सीसैट के लिए भी आप एक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि यूपीएससी हिंदी सीसैट नाम से है, ठीक है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये फ्री इनिशिएटिव जो कि यूपीएससी हिंदी के द्वारा चलाया जा रहा है यहाँ पर कुछ दिया गया है, ठीक है। बाकी हम जो आज डिस्कशन लेकर के आए हैं और हम हमारे टेलीग्राम मतलब यूट्यूब चैनल से तो आप परिचित ही होंगे। इसके साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई समस्या मन में है तो आप दिए गए नंबरों पर 88 40 75 19 12 पर जो है टेलीग्राम करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो ये परिवार है उसके बारे में एक छोटा सा परिचय है जो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो गौरव कुमार त्रिपाठी से लेकर निशांत त्रिपाठी, रमनदीप, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और सौम्य शंकर त्रिपाठी जो है इसके मेंबर्स हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर बिना समय गंवाए। तो ये पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि हाल ही में जून 2021 के दौरान किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है, ठीक है। इंग्लिश में उधर लिखा है कि रिसेंटली ड्यूरिंग जून 2021 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप उसको एक बार अटेम्प्ट करें, इस प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो इसके विषय में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसमें जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो 30 मई 2021 को, ठीक है, चूंकि ये मई का पिछले साल मई का प्रश्न है तो इस साल के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्लेम करने वाले ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको ये बाल सेवा योजना जो है दी जा रही है, जिनके भी जैसे इस स्कीम के बारे में ये है कि ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक कोविड से, ठीक है, कोविड-19 जो बीमारी है उससे अगर वो पीड़ित हुए और फिर उनकी डेथ हो गई, इन केस अगर उनके कानूनी अभिभावक भी थे वो, यानी कि पालन पोषण जो है किसी अभिभावक के द्वारा उन बच्चों का किया जा रहा था और किसी कारणवश कोविड-19 से उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई है, ठीक है। पर मंथ इनको 4,000 रुपीज़ दिया जाएगा। उसके साथ ही अगर वो बच्चे कोविड-19 के अलावा उनके अभिभावक की किसी वजह से डेथ हुई है, यानी कि कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है तो 4,000 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं। अगर किसी अन्य वजह से डेथ हुई है और घर में कोई कमाऊ मेंबर नहीं रह गया है, ठीक है, यानी कि अर्निंग मेंबर नहीं रह गया है, तो ऐसे बच्चों को भी 2,500 रुपये इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। ये योजना न केवल मंथली खर्चा एक्सपेंडिचर दे रही है, उसके साथ ही अगर कोई बालिका है, लड़की है, ठीक है, तो शादी के टाइम पर उसको 1,01,000 रुपये नगद उस समय जो है दिया जा रहा है। उसके साथ ही अगर वो बच्चा या फिर जो भी बालक बालिका है प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट की, आईआईटी की या फिर क्लैट की, जिस तरह की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें प्रॉपर एक सहयोग दिया जाएगा। टैबलेट का वितरण भी इसमें सुनिश्चित किया गया है, ठीक है, ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इस स्कीम में जो भी आपके ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ हो चुके हैं, उन्हें जो है इसके माध्यम से सहायता किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया? तो इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच कंट्री मेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सन। तो आपको पता है कि इस तरह का खिलवाड़ जो है कौन सा देश करता रहता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अमेरिका, जापान, चाइना और जर्मनी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा चाइना। चाइना ने क्या किया है कि अभी एक ईस्ट नाम का एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, टोकामेक बेसिकली होता क्या है? टोकामेक एक ऐसा संयंत्र है जिसके माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाती है और कुल मिलाकर के नाभिकीय संलयन के लिए, ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसके लिए आवश्यक जो दक्षता है, मतलब कि ऐसा समझिए कि जो अनुकूलित वातावरण है उसको जो है वो सस्टेन करता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में
कुछ ऐसा चाहिए कि जो आपका फ्यूल हो, ठीक है, वो हमेशा गर्म अवस्था में हो, क्योंकि आपको पता है कि नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है। तो बेसिक इसका ये होता है कि संलयन कराने के लिए पहले विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ती है, तब संलयन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के एक एक नाभिक आपस में जुड़ते हैं, संलयन मतलब फ्यूज़ करना, जुड़ना, ठीक है, और उसमें असीमित ऊर्जा निकलती है। तो चाइना ने क्या किया है कि इसे जो है एक टेस्ट किया है और 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 20 मिनट तक, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट तक मेंटेन किया है इसको, ठीक है। और ये सेम कृत्रिम सूर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सेटअप जो है वो बिल्कुल सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करने जैसा है, ठीक है, और ये नकल करता है जो भी परमाणु रिएक्शंस होती हैं, जो भी संलयन का सिद्धांत है उसकी ये डिट्टो कॉपी करता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये प्रश्न है कि हाल ही में राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो प्रश्न एक बार मैं फिर से इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। रिसेंटली द फर्स्ट फेज ऑफ राम वन गमन टूरिज्म सर्किट प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये हिंदी में भी वही ऑप्शन रहेगा ऑब्वियसली, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो ये जो योजना है ये आपके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है स्टार्ट की गई है। छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके भूपेश बघेल, उनके द्वारा जो है अक्टूबर 2021 में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। बेसिकली हुआ क्या था, जब रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो अयोध्या से चित्रकूट माध्यम से होते हुए फिर नीचे तमिलनाडु के पास धनुषकोडी से होते हुए वो श्रीलंका में गए थे, जिसका नाम था नुआरा एलिया, ठीक है। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस था उसमें वो लगभग 10 साल, ऐसी मान्यता है कि लगभग 10 साल वो छत्तीसगढ़ में बिताए थे। तो जिस रास्ते से भगवान राम गुजरे थे छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे साधु सन्यासियों से पूछ करके और ऐसे जानकार व्यक्तियों से जो स्पिरिचुअली इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, उनसे पूछ करके ऐसे 75 स्थानों को चिन्हित किया गया है, ठीक है। और उन 75 स्थानों को चिन्हित करके कुल मिलाकर के जो है 528 किलोमीटर लंबाई का ये परिपथ बनाया जा रहा है। टोटल इसकी जो लंबाई होगी अगर अयोध्या से जोड़ें तो 2200 किलोमीटर के आसपास, 2250 किलोमीटर के आसपास जो है वो नीचे धनुषकोडी तक का परिपथ है। परंतु जो छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है वो 528 किलोमीटर का परिपथ है, जो स्टार्ट हुआ है आपका सीतामढ़ी के हर चौका से, ठीक है। तो एक बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेनेशन है कि अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों के विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है, जिसका नाम है राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना, ठीक है। इसका प्रथम चरण जो है कौशल्या की नगरी चंदखुरी से आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। और चंदखुरी में क्या है कि वहाँ पर जो है परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये जितना भी आपका परिपथ होगा उस परिपथ के किनारे बहुत तरह के पेड़ जैसे आम, बबूल, नीम, ठीक है, बरगद, इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे और इसको विश्व स्तरीय यानी कि एक वर्ल्ड लेवल पर जो है डेवलप किया जा रहा है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो पूरा इनका फोकस इस बात पर है। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर दिख ही गया है तो मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गुलाब चक्रवात जो कि हाल ही में चर्चा में था, वो उसका नाम गुलाब मतलब किस कंट्री ने नाम दिया है। तो इसके विषय में सबसे मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, उनका नाम WMO देती है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देती है, ठीक है। वो पहले से प्री डिसाइडेड रहता है कि अगर आपका बंगाल की खाड़ी और इस क्षेत्र में अगर चक्रवात आता है तो कौन सा देश कौन सा नाम देगा। जैसे अगर नेक्स्ट टाइम फिर से चक्रवात आता है और अगर नंबर भारत का रहा, कुल मिलाकर के इसमें 10 से 12 देश हैं जो चिन्हित हैं जो नाम देते हैं, तो अगर नाम भारत ने दिया तो उसका नाम होगा तेज, ठीक है। परंतु इसके बाद जो भी अब चक्रवात आने वाला है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप न्यूज़ में पढ़ेंगे तो उसका नाम होगा सितरंग, जो कि थाईलैंड देगा, ठीक है। तो इस चक्रवात के बारे में जान जाते हैं कि ये रिसेंटली साइक्लोन गुलाब नॉक्ड ओवर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर 2021। तो अक्टूबर के महीने में ईस्ट कोस्ट पर आप जान ही रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में, थोड़ा बहुत उड़ीसा भी प्रभावित हुआ इससे, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है कि साउथ उड़ीसा एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश जो है, इन दोनों तटों पर ये काफ़ी आपका डिवास्टेट किया, थोड़ा मतलब वहाँ पर तबाही मचाया। गुलाब जो नाम है बेसिकली गुल आब है, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जैसा मैंने बताया, और नाम जो इसका रखा जाता है वो रखा जाता है आपका पाकिस्तान द्वारा रखा गया है, और इसे जो है WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है ना, द्वारा अनुमोदित नामों में से
गुलाब जो है प्रस्तावित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये कि फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इंग्लिश में भी ये प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका है कि वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड। जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर दें तब तक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सीरीज़ है, जो कि करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, जिसमें 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, उसके साथ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मतलब बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया जा रहा है, वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके वीडियो सोल्यूशन आई मीन टू से। तो ये जो सीरीज़ है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो टेलीग्राम नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 88 40 75 19 12, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें कोशिश किया जाएगा कि आपको ना केवल इस प्रश्न से रिलेटेड, ठीक है, बल्कि इस प्रश्न के इतर जो भी ऐसे शब्द हैं जो कि कीवर्ड्स हैं या आपके परीक्षा में उससे संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, वो भी आपको क्लियर कराने की कोशिश की जाएगी। अगर आप यूपीपीसीएस 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं और आपको लगता है कि रिवीजन के लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए 6 या 7 मैगजीन पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी या पढ़नी पड़ेगी, तो इसके लिए बेटर है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोग का सहयोग रहा तो इसका जो प्रश्नों के स्तर हैं वो आप लोग की मदद से कुछ और, ठीक है, इन्हांस या मॉडिफाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो प्रश्न है कि फीफा का वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जा रहा है कतर में, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कतर। इस प्रश्न का सही उत्तर है कतर। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो 22वां एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है, और इसमें कुल 32 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका जो मैस्कट है उसका नाम है लाइब, मैस्कट का नाम है लाइब। मैस्कट मतलब होता है शुभांकर, ठीक है। शुभांकर क्या होता है, वो जो एक खिलौने जैसी आकृति बनती है जो स्टार्टिंग में जब भी फीफा स्टार्ट होगा या उसका मैच प्रसारित होगा, ठीक है, तो उस कार्टून जैसी आकृति जो है रह कर आती है, उसी को शुभांकर कहते हैं, ठीक। अगर बात किया जाए 2026 का, ठीक है, ये तो 2022 का था जो इसी वर्ष होने वाला है अक्टूबर नवंबर के महीने में। अगर बात किया जाए 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ठीक है, अगर बात की जाए कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, तो वो मेक्सिको और कनाडा में, यानी कि उत्तरी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के जो आपका सदर्न पार्ट है मेक्सिको और कनाडा में, ठीक है, उसके साथ साथ यूएसए में, इन तीनों जगह पर होगा। और कुल मिलाकर 48 टीमें उसमें भाग लेने की जो है 48 टीमें कुल मिलाकर के भाग लेंगी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, क्या 131, 132, 133 या 135, ठीक है। इस प्रश्न के लिए मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिए, ठीक है। तो सही उत्तर होगा 135, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 135। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये आपका IEP के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। ये अभी तक का ग्लोबल पीस इंडेक्स जो जारी होता है उसका ये 15वां संस्करण था, ठीक है। तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स का 15वां संस्करण था। इसमें कुल मिलाकर 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों में भारत को 135वां ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI में 135वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। आइसलैंड 2008 से लगातार, ठीक है, विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश इसमें माना जा रहा है। तो लिख रहा है कि आइसलैंड रिमेन्स द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग हेल्ड द पोजीशन सिंस 2008। तो आगे फिर कहता है कि इट इज़ फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ठीक है, डेनमार्क जो है, पुर्तगाल है और स्लोवानिया है जो कि टॉप में है। और इस बार सबसे ख़राब कंट्री जो है, जो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग कंट्री है, जो सबसे कम पीसफुल है, वो है अफगानिस्तान इज़ द लीस्ट पीसफुल कंट्री। तो अफगानिस्तान एक बार फिर से लीस्ट पीसफुल कंट्री है। देखते हैं इस बार जो सीरिया और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, इसमें हो सकता है कि पीस इंडेक्स में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है रशिया के आसपास, सीरिया में कह रहा हूँ, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, हो सकता है उसमें कहीं यूक्रेन को भी शामिल किया जाए बॉटम कंट्रीज़ में। तो ये तो बात की बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगर मैं तेज डिस्कस कर रहा हूँ तो आप लोग बता देंगे, मैं अपनी स्पीड थोड़ी धीरे कर दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन विच डेट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए कि 23 जून, 22 जून, 24 जून या फिर 26 जून। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 2 सेकंड में आप इसका आंसर करिए, ठीक है। तो इसका आंसर है 23 जून, 23 जून। जो हिंदी में देख रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 23 जून को जो है इसका प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के सहयोग से भविष्य लोक सेवा का नवाचार करना, ऐसा मतलब SDG जो है उन तक पहुंचने का एक टारगेट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। बता देना चाहता हूँ कि जो यूनाइटेड नेशंस है ये गठित कब हुई थी। तो जो यूनाइटेड नेशंस है आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का जो गठन हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, या तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर या तो वर्ल्ड वॉर 2। तो विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ था उसके बाद आपका यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन था जो 1919 में यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आया था, उसके फेलियर के बाद आपका यूनाइटेड नेशन, ठीक है, गठित हुआ। तो इसकी कुल मिलाकर के जो है P5 कंट्रीज़ यानी कि परमानेंट 5 कंट्री होती हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट कंट्रीज़ होती हैं। इसमें 6 अंग इसके कुल मिलाकर के होते हैं, ठीक है, जिसमें संयुक्त मतलब UNGA होता है, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, UNSC सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, एक होता है आपका ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, एक होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक होता है इकोसोक, SOC, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड सोशल, ठीक है। उसके बाद आपका होता है एक क्या होता है और, ठीक है, एक और होता है, अभी मुझे थोड़ा सा नाम इसका याद नहीं आ रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसोक और एक और होता है आपका, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो है 6 इसमें होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, हु बिकेम द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जुलाई 2021, ठीक है, यानी कि जुलाई 2021 के दौरान भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है सुरेश एन पटेल। तो जो सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC जो बनाए गए हैं इनका नाम है सुरेश एन पटेल। ये सुरेश एन पटेल जो है अभी जुलाई 2021 में इनको जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। CVC क्या है? CVC है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि संथानम कमेटी की अनुशंसा पर आई थी 1964 में, ठीक है। ये एक शिकायती कमेटी मतलब होता है, ये जो विजिलेंस कमेटी है इसको जो है कमीशन जो है उसको आपका शिकायत कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है तो, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी भी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब कोई इसको कंट्रोल उस तरीके से नहीं करता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बाद में बनाई गई है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। विच कंट्री ग्रीनी रोबोटिक्स क्रिएटेड द फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस सिस्टम या डोम इंद्रजाल, यानी कि किस देश के ग्रेने रोबोटिक्स ने पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा कवच इंद्रजाल बनाया है? तो इसका आंसर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि नाम इसका इंद्रजाल है, तो इसका आंसर कुछ इंडियन ही लग रहा है आपको, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा वो होगा इंडिया। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, ठीक है। कह रहा है कि जून 2021 में हैदराबाद बेस्ड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D किया एक फर्म है जिसका नाम है ग्रीनी रोबोटिक्स, जिसने पहला डिफेंस ड्रोन जो है बनाया है जिसका नाम है इंद्रजाल, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ करके उनका आंसर देना है।
तो पहला प्रश्न है, पहला इसमें कथन है, इस सूचकांक में भारत 113 देशों की सूची में 61वें स्थान पर है, ठीक। और दूसरा इसमें जो कथन है वो है आपका कि इस सूचकांक में सबसे आखिरी पायदान पर सर्बिया है। तो इसका आंसर दीजिए। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको निशांत सर ने बनाया है, ठीक है। और उनका ये कहना है कि इस वर्ष जो है इसके फंसने की संभावना यूपीपीसीएस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। एक बार और मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड इंडेक्स इंडिया रैंक्ड 61st आउट ऑफ 113 कंट्रीज। सर्बिया इज द लास्ट पोजीशन इन दिस इंडेक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर होगा डी, बोथ, मतलब नीदर 1 नॉट 2, क्योंकि जो इंडिया की रैंकिंग है वो 71वीं है, 61वीं नहीं है। चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर। तो लिखता है इंडिया रैंक 71st आउट ऑफ 113 कंट्रीज़, 113 कंट्रीज़ में भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 71वीं, ठीक है। अगर पाकिस्तान की रैंकिंग की बात की जाए, इन केस अगर पूछता है, तो उसकी रैंक होगी 75वीं, ठीक है। और 34वीं रैंक पर आपके बगल का चाइना है, ठीक। तो ये जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है वो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया गया था आपके 2021 वर्ष के अक्टूबर महीने में, ठीक है। मैं चाइना की रैंकिंग यहाँ पर बता दिया हूँ आपको, तो आप याद रखिएगा कि अगर इंडिया की जगह पर चाइना की रैंकिंग पूछती है, या फिर इन केस ये पूछता है कि पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से ऊपर थी या नीचे, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक पुरस्कार है जी, ये देखिए, हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021, यानी कि जुलाई 2021 के दौरान किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कौशिक बसु, अमिताभ घोष, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कौशिक बसु, अमिताभ घोष, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कौशिक बसु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कौशिक बसु। कौशिक बसु जो है वो हमारे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ जो है ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इनको इकोनॉमिक्स के लिए जो है ये दिया जाता है। तो हम्बोल्ट अवार्ड जो इनको इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है, तो इन्होंने कहा है कि इस अवार्ड को मैं मोरल फिलॉसफी के क्षेत्र में और गेम थ्योरी के क्षेत्र में जो है इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस अवार्ड में कुल मिलाकर के जो है 6000 यूरोज़ के आसपास, 6000 यूरो की धनराशि आई थिंक जो है टोटल दी जाती है। तो इतनी बड़ी धनराशि को इन्होंने कहा है कि मैं गेम थ्योरी और मोरल फिलॉसफी में इन्वेस्ट करूँगा, मतलब उस क्षेत्र में रिसर्च फील्ड में उसको डालूंगा। बेसिकली होता क्या है कि हम्बोल्ट अवार्ड में आपको पहले तो 6000 यूरोज़ की धनराशि दी जाती है अपनी रिसर्च को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा ये है कि इसमें जर्मनी में आपको ऑफ़र दिया जाता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है, वहाँ जा कर के। तो ये 2 प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है कौशिक बसु के बारे में। कौशिक बसु जो है भारत में पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो एक बुक बहुत ही चर्चित है, बुकें तो बहुत सारी चर्चित हैं, उसमें से एक बुक जो कि टीम के द्वारा समय समय पर देखा गया कि अन्य टेस्ट सीरीज़ में कई सारे जो जानी मानी संस्थाएं हैं वो भी शामिल कर रही हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है मतलब इस टेस्ट सीरीज़ में भी इस प्रश्न को शामिल किया गया है। तो इस बुक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। द लाइट ऑफ एशिया जो है वो गौतम बुद्धा से रिलेटेड उनके जीवन पर जो है एक प्रकाश डालती है। तो इस बुक को कौन लिखा है? द ऑथर ऑफ बुक इन द न्यूज़ द लाइट ऑफ एशिया इज़। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जयराम रमेश, ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो जयराम रमेश हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि उसी के बारे में बता दिया गया है कि ये जो है बायोग्राफी है एपिक बायो पोएम ऑफ बुद्धा की, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही छोटा है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने के लिए नहीं है, बस बुक का नाम आप याद रखिएगा। और भी चर्चा में जो बुक होंगी आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक आपके जो शशि थरूर जी हैं, शशि थरूर की एक बुक है द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल नेशनलिज्म एंड फेट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। मैं बुक का नाम लिख देता हूं, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल
नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बुक जो है वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। बाकी लाइट ऑफ एशिया मैंने आपको बता दिया है, जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है, दो कथन इसमें दिए गए हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है, पहला दिया जा रहा है। दूसरा इसमें कथन है, इस सूचकांक में भारत की बात करें तो यह 96वें स्थान पर है, ठीक। विद रेफरेंस टू द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोड गिवन बिलो, ठीक। पहला है डेनमार्क इज एट द टॉप पोजीशन इन दिस इंडेक्स, और दूसरा कह रहा है कि टॉकिंग अबाउट इंडिया इन दिस इंडेक्स इट इज एट 96 पोजीशन या प्लेस, ठीक है। तो क्या भारत इसमें 96वां स्थान पर है? आप इसका एक बार आंसर देने के लिए ट्राई करिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ओनली 1 होगा, यानी कि डेनमार्क जो है इसमें टॉप पोजीशन पर है, ठीक जी। ये देखिए डेनमार्क जो है टॉप पोजीशन पर है, इंडिया जो है वो 79th या 80 में एक कम, ठीक है ना, 79वें पोजीशन पर है यहाँ पर, देखिए, ठीक। तो एक बार मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। रिसेंटली इट वाज रिलीज्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 ड्यूरिंग अक्टूबर 2021, ठीक। तो एक्चुअली है क्या ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है क्या? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स मतलब कि किस देश में कितना लॉ का रूल चलता है, उन्हीं चीज़ों को लेकर ये बनाया जाता है। ये कुल मिलाकर के 1,30,000 के आसपास हाउस होल्ड्स और 4,000 ऐसे प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, उन सब के मदद से विश्व भर में ये जो है डेटा कलेक्ट करके निकाला जाता है कि कौन सा देश रूल को कितने अच्छी तरह से फॉलो करता है, कहाँ पर आपका करप्शन बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पर जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा जो है लागू किया जाता है, मतलब लागू का मतलब कि उसको फॉलो किया जाता है। दूसरा है कि डेमोक्रेसी कितनी सुरक्षित है उस कंट्री में। इस तरह के कुछ 8 पैरामीटर्स जो है इसमें शामिल किए जाते हैं और उस बेसिस पर ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है निकाला जाता है। तो 8 डायमेंशन जो है मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोग को ज़रूरत हो तो आप लोग लिख सकते हैं। पहला है लिमिटेड गवर्नमेंट पावर्स, मतलब कि गवर्नमेंट की पावर्स कितनी लिमिटेड रखी गई हैं। दूसरा है एब्सेंस ऑफ करप्शन, मतलब करप्शन कितना कम है वहाँ पर। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। चौथा है फंडामेंटल राइट, वहाँ पर कितना जैसे मूल अधिकार कितना ज़्यादा व्यापक दिया जा रहा है। ओपन गवर्नमेंट, रेगुलेटरी आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर होता है सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस। इस तरह के 8 पैरामीटर कुल मिलाकर के दिए जाते हैं। तो इसमें डेनमार्क जो है वो टॉप पोजीशन पर है इसमें, और नॉर्वे जो है, ये दोनों स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, नॉर्वे जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। और फिनलैंड जो है वो तीसरे प्लेस पर है, ठीक। वेनेजुएला सबसे बॉटम में है जो कि 139वें नंबर पर है, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग आप याद रखेंगे कि 79 पोजीशन पर भारत है, और डेनमार्क की रैंकिंग आप याद रखेंगे डेनमार्क पहले नंबर पर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी हिंदी जो है, हिंदी बेल्ट के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर एक स्कीम लेकर के आई 1.5 साल पहले लगभग, और गौरव सर और 5 और जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने कोशिश किया कि इस संस्था को, या एक कहिए कि एक मिशन है ये, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया जाए। जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हमेशा ये संस्थान तत्पर रहा है। मैंने बताया ही कि बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए तो उस पर देखेंगे कि रोज़ करंट अफेयर्स के लगभग 10 प्रश्न, उसके अलावा स्टैटिक के प्रश्न, उसके साथ साथ जो आपका सीसैट वाला करंट अफेयर्स है उस पर, सॉरी सीसैट का जो टेलीग्राम है उस पर आपके सीसैट के क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं। उसके साथ निशांत सर की 60 डे क्लासेज आती हैं। मैंने अभी हाल ही में जो पहले निशांत सर पढ़ा रहे थे समसामयिक की घटना चक्र का, वो मार्च अप्रैल का मैं लेकर के आता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा समय समय पर रोज़ मुझे लगता है 10 से 15 मिनट की हर एक मेंबर एक वीडियो लेकर के आता है, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या आने वाली आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप कोई कोर्स नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं, मेरा फोकस ये नहीं कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, मेरा फोकस ये है कि अगर आप कोई कोर्स नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं तो भी गोरखपुर वासी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम हिंदी माध्यम के ऐसे बच्चे जो कि कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या असमर्थ हैं, किसी कारणवश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है
विदाउट कोचिंग भी इतना मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए कि अगर उसका वो प्रॉपर नोट्स बनाए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये मुझे भूल गया था, मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारा पंचायत आता है शाम में, ठीक है, शायद 4 से 5, आज से 3 से 4 आना शुरू होगा, उसके प्रश्नों को अगर केवल संकलित कर लें, उसके प्रश्नों को लिख भी भर लें, तो मुझे लगता है कि आपके किसी भी परीक्षा जो भी यूपीपीएससी या यूपीएससी की आती है उसमें वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो वो भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोग्राम है जिसको आप लोग शायद कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर वो है रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जा रहा है, ठीक है, का संबंध किस राज्य से है? तो फिर से एक बार मैं प्रश्न इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। रुद्रेश्वर टेम्पल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रामप्पा टेम्पल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका उत्तर आप लोग कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं 2 सेकंड में बताता हूँ इसका उत्तर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उत्तर दिया होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर है तेलंगाना। रुद्रेश्वर टेम्पल जो है वो तेलंगाना में स्थित है। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल में उनके सेनापति रेचारला देव रुद्रदेव ने इसका जो था कुल मिलाकर के मतलब बनवाया था इसको, ठीक है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये रुद्रेश्वर टेम्पल जो है ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, ठीक। देखिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। इससे पहले जो इसके बाद या इससे पहले जो है एक आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, इसका आंसर आप करेंगे। वो गुजरात में है और जैसे प्राचीन समय मतलब हड़प्पा काल में वहाँ पर वाटर स्टोरेज सिस्टम एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही व्यापक रूप से जो है डेवलप था। तो उसका नाम आप बताएंगे, डी से नाम स्टार्ट होता है, मैं इतना हिंट आपको कर देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए, ठीक है। तो ये 2 जो साइट्स है, एक है रुद्रेश्वर टेम्पल और एक वो जो मैं बता रहा हूँ, वो दोनों साइट्स हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई हैं। तो हम आशा करते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ कि रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर भगवान शिव के मंदिर के नाम से जाना जाता है, बेसिकली ये जो रामप्पा व्यक्ति हैं ये इसका वास्तुकार था, ठीक है ना, ये इसका आर्किटेक्ट था जिसके नाम पर इसका नाम इस तरह से रखा जाता है। तो दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। तो नाम काफ़ी टफ दिख रहे होंगे, 4-5 चीज़ें मिला करके बनाया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मंदिर है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है, तो इसे आप बिल्कुल रट मारिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 15वें प्रश्न पर आते हैं। तो 15वां प्रश्न है In which year did the World Health Organization launch a campaign called Eliminate Hepatitis? Elimination, यहाँ पर ये पार्टीशन है, मतलब एलिमिनेशन हेपेटाइटिस लिखा हुआ है, बाई 2030। हिंदी में पढ़ देता हूँ यही प्रश्न। लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष एलिमिनेट हेपेटाइटिस बाई 2030 नामक अभियान शुरू किया है? एलिमिनेट मतलब होता है उसको समाप्त करना, ठीक है। तो इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि शायद हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस आपकी लीवर से रिलेटेड बीमारी है, जैसे आपका जॉन्डिस आपने सुना होगा, पीलिया या पांडु रोग कहते हैं जिसको, ठीक है। तो उसी तरह से हेपेटाइटिस होता है, उसे समझ लीजिए थोड़ा सीवियर रोग है। तो ये जो बीमारी है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि WHO ने, जो कि आपकी UN की ही एक सब्सिडरी शाखा कह सकते हैं उसको, ठीक है, उसने अनुषांगिक शाखा बेसिकली, तो उसने जो है कब उसको एलिमिनेट करने के लिए कि मतलब किसी को हेपेटाइटिस ना हो ऐसा अभियान चलाया था, ठीक। तो ये अभियान जो है कब चलाया गया है ये पूछा जा रहा है, क्योंकि ये एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी 2030 में। तो इसका आंसर होगा 2016, ठीक है। तो 2016 में देखिए आपको बताना है WHO का मुख्यालय, जब तक मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं आपको बताना है WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, ठीक। तब तक मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं। कह रहा है वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 में हेपेटाइटिस को खत्म करना यानी कि एलिमिनेट हेपेटाइटिस बाय 2030, ठीक है, एलिमिनेट हेपेटाइटिस बाय 2030 नामक अभियान शुरू किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है, ठीक है। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक अनुषांगिक इकाई थी, जो मैंने बताया WHO जो है संयुक्त राष्ट्र की एक सब्सिडरी अलायंस है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 194 वर्तमान में इसमें सदस्य हैं, ठीक है। तो जो एलिमिनेट हेपेटाइटिस है 2030 तक जिसे ख़त्म करना है वो 2016 से स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा मलेरिया ख़त्म करने के लिए 2030 टारगेट रखा गया है, ठीक है। मलेरिया को भी ख़त्म करने के लिए 2030
टारगेट जो है रखा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ठीक लग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप यूपीएससी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर ये, ठीक है। कुछ लोगों के प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दिख गया है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगला प्रश्न ये है आपका। प्रश्न आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया होगा। तो प्रश्न है कि 16 अगस्त 2021 को किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर वाज फाउंड ड्यूरिंग अगस्त 2021। तो ऐसा कौन सा देश था जहां पर नीलम क्लस्टर जो है वो मिला है, यानी कि नीलम का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला है, ठीक है। ऐसा कौन सा देश है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये देश श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर है। श्रीलंका में एक रत्न व्यापारी के घर से, ठीक है, जब वहाँ कुआं खोदा जा रहा था, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर हैज़ बीन फाउंड इन रत्नपुरा श्रीलंका। द कलर ऑफ द स्टोन इज पेल ब्लू, यानी कि थोड़ा धूसर, मतलब थोड़ा मटमैला सा नीले रंग का है ये। इट वॉज फाउंड बाय द लेबरर्स विच डिगिंग अ वेल इन द हाउस ऑफ ए जेम मर्चेंट। रत्नपुरा इज नोन एज द जेम कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो जैसा कि नाम है इसका रत्नपुरा, ठीक है, वैसा ही यहाँ पर रत्न जो है बहुतायत पाए जाते हैं। तो श्रीलंका में जब एक व्यापारी के घर में कुआं खोदा जा रहा था तो उस समय ये जो नीलम क्लस्टर है जो कि धूसर नीले रंग का है, ठीक है, यानी कि पेल ब्लू कलर का है, वो वहाँ से मिला है। और इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे लगता है कि 1 मिलियन से ऊपर की है, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं मालूम, शायद $100 मिलियन के आसपास थी। 1 मिलियन नहीं, $100 मिलियन के आसपास इसकी कॉस्ट लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, इसे भी याद रख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, इन विच सिटी इंडियाज लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन वॉज लॉन्च्ड। तो ये 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए कि भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई है, ठीक। तो इसका आंसर होगा आपका पुणे। इस पर बहुत देर नहीं रुकेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 अगस्त 2021 को पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में स्थित कंपनी टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, ठीक ना, टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड यानी कि TWL, ठीक। तो इस कंपनी ने क्या किया है कि पुणे मेट्रो के लिए अपनी पहली ट्रेन प्रदर्शित करने के लिए एक आभासी समारोह आयोजित किया, जिसमें इटली में अपनी सहायक कंपनी, जो इनकी सहायक कंपनी थी, ठीक है, SPA, मतलब टीटागढ़ फार्म के SPA प्लांट कंपनी द्वारा निर्मित किया गया इसको। और ये सबसे हल्की जो होगा वो मेट्रो होगी। इसे एल्युमिनियम से बेसिकली बनाया गया। तो आपको पता है एल्युमिनियम जो है वो हल्की धातु है, ठीक है, तो उसकी मदद से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कुथिरन टनल, ठीक है ना। अभी हाल ही में आपके चर्चा में रहा कि कुथिरन सुरंग का संबंध किस राज्य से है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जब इस टनल को जो है बनाया जा रहा था। इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में अटल टनल के बारे में ये बताइए कि अटल टनल कहाँ से लाहौल स्फीति को जोड़ती है, ठीक है ना। कहाँ से लाहौल स्फीति को जोड़ती है अटल टनल? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहिए, ठीक है। तो देखते हैं जो कुथिरन सुरंग है ये आपके केरल में बनाई गई है, ठीक ना। एक ट्विन ट्यूब राजमार्ग सुरंग है। यह सड़क परिवहन के लिए केरल की पहली सुरंग है और दक्षिण भारत की 6 लेन वाली सबसे लंबी जो है 6 लेन वाली सुरंग है। तो एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं, जो हमारे इंग्लिश के साथी हैं जो अभी तक इस वीडियो से मतलब परिचित नहीं थे, उन्हें भी बता दे रहा हूँ कि द कुथिरन टनल इज़ अ ट्विन ट्यूब हाईवे टनल इन अ साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला। इट इज़ द फर्स्ट टनल इन केरला फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड द लॉन्गेस्ट 6 लेन टनल इन द साउथ इंडिया, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका आपके स्क्रीन पर, ये दलित बंधु योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ठीक है ना। तो ये जिस स्टेट के हैं, मैं थोड़ा सा लिंक दे दे रहा हूं, उस स्टेट को आपका 2 जून, इसका जो उत्तर है वो राज्य आपका 2 जून
2014 को, ठीक है। जो दलित बंधु योजना स्टार्ट करने वाला राज्य है वो 2 जून 2014 को जो है वो बनाया गया। तो मुझे आशा है कि अब आप लोग इसको आसानी से बता देंगे, ठीक है। इसका उत्तर होगा तेलंगाना, ठीक। तो तेलंगाना को 2 जून 2014 में बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तेलंगाना की जो बाउंड्री है, ठीक है, वो आपकी बे ऑफ बंगाल से नहीं मिलती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसका एक बार देख लेते हैं कि तेलंगाना राज्य द्वारा अगस्त 2021 में इस योजना को पहले तुर्कपल्ली मंडल के वसलामरी गांव में शुरू किया गया था और बाद में इसे हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में लॉन्च किया गया। ये कह रहा है कि दिस इनिशिएटिव विल इनकरेज दलित एंटरप्रेन्योरशिप इन द state and provide direct benefit transfer of rupees 10 lakh per family to all those who do not have bank guarantee to set up a business। मतलब ऐसे लोगों को 10 लाख रुपया दे रहा है, ऐसे गरीबों को जिनके पास बैंक में गारंटी देने के लिए उतने पैसे नहीं है। तो कितना रुपया दिया जा रहा है, ऐसी मदद की जा रही है, ठीक है ना। दलित बंधु योजना के तहत 10 लाख रुपए की इनको मदद की जाएगी कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप, एक मतलब स्व उद्यम जो है, स्वरोजगार स्टार्ट कर सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ। ये जितने भी टीम मेंबर हैं उनके द्वारा, ये सबके द्वारा इसको 5 स्टार मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे टीम मेंबर्स ने कहा है कि यूपी पीसीएस में अगर ये नहीं पूछा तो फिर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इंदौर से एक क्वेश्चन बनना पक्का है, क्योंकि हर वर्ष लगभग इंदौर इर्द गिर्द स्वच्छ शहरों में पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से लगातार शामिल हुआ है। 5 बार लगातार स्वच्छ शहर बन चुका है। तो उसी क्रम में इस बार पहला वाटर प्लस शहर भी घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर वो शहर होता है, पहले इस विषय में मैं बता देता हूँ। वाटर प्लस शहर वो शहर होता है जिस शहर में ODF प्लस की जो स्कीम है, ठीक है ना, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, कोई खुले में शौच इत्यादि ना करे, उस तरह से। और उसके साथ साथ जैसे जो जल नियोजन प्रणाली है, लाइक सीवेज का जो पानी है वो डायरेक्टली नदी में मत मिले, जो प्लांट से पानी निकल रहा है डिफरेंट प्लांट से, ठीक है, उसको एक ट्रीटमेंट के बाद ही नदी में डाला जाए, यानी कि डायरेक्टली नदी में कोई चीज़ ना मिले विदाउट ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट आप जानते होंगे कि उसमें जो ऐसे पदार्थ हैं जिनको अलग कर लेना ज़्यादा उचित रहता है, ठीक है, उसके बाद अगर उसको नदियों में या आसपास की चीज़ों में डाला जाए तो उसे ही वाटर प्लस सिटी कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के पानी का जो सदुपयोग है, ठीक है ना, जो स्वच्छ पानी है उसे स्वच्छ रहने दिया जाए और पानी के सदुपयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसा कौन सा शहर हो सकता है? तो ऐसा शहर है इंदौर। उत्तर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका इस वर्ष के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मैंने बताया है एक बार और बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला शहर है ये, ठीक है। अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो मैंने बताया है कि 30% पानी जो है अगर उसको ट्रीट किया जाता है, यानी कि डायरेक्टली नदियों में नहीं फ्लो कराया जा रहा है, नहीं बहवाया जा रहा है, तो ऐसे शहर को इस प्रकार की मान्यता जो है दी जाती है, ठीक। और ये 5वां वर्ष था जबकि इंदौर को जो है स्वच्छ शहर की संज्ञा दी गई है, ठीक ना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न हमारे गोरखपुर और इस बेल्ट के भाइयों के लिए है, बहनों के लिए भी है, मतलब जो भी हमारे साथी हैं उन सभी के लिए है, ठीक। तो इसका उत्तर आप लोग पहले से ही देख लीजिए, कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो खुल के बताने वाली चीज़ है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश में जो है उस समय श्री रामनाथ कोविंद महोदय, जो कि भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, वो आए थे और उनके कर कमलों के द्वारा आयुष विश्वविद्यालय, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो गोरखपुर का है, उसका शिलान्यास किया गया है। तो आपको पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करिए, ठीक है। यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वांचुआ महोत्सव, ठीक है। वांचुआ महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है? ठीक है, वांचुआ महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है? तो
आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, ठीक है। थोड़ा सा दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो वांचुआ महोत्सव जो है वो आपका असम में मनाया गया है। ये मनाया जाता है आदि जनवासी मतलब आदिवासियों के द्वारा। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय तीवा ट्राइबल के द्वारा मनाया जाता है। और जो इसको हम लोग लालुंग कम्युनिटी भी, वहाँ के इंडिजिनस लोग जो है लालुंग कम्युनिटी भी जो है कहते हैं। ये आपका वहाँ का स्वदेशी समुदाय है, ठीक है, जो कि मेघालय में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस त्यौहार को आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल के होने पर या अपनी अच्छी फसल को देख करके, ठीक ना, वांचुआ महोत्सव असम के द्वारा मनाया जाता है। ये वहाँ की जो है लोकल जनजाति है, ठीक ना, जिसको लालुंग भी कहते हैं। उसके अलावा वहाँ पर अनेक जनजाति पाई जाती हैं, जैसे बोडो का नाम आपने सुना होगा, कार्बू का नाम आपने सुना होगा, तो कार्बी है, बोडो है, इत्यादि जनजातियाँ हैं, ठीक। असम के बारे में एक चीज़ और जाननी है कि यहाँ पर वन हॉर्न राइनो, असम में वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ओरांग नेशनल पार्क है, ठीक है, और नामेरी नेशनल पार्क भी आपका असम में ही है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न, ठीक है। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट मोबाइल सिनेमा हाउस रोविंग सिनेमा हॉल एस्टेब्लिश्ड? तो मोबाइल मतलब होता है हिलता डुलता था, चलता फिरता था। मोबाइल मतलब मोबाइल नहीं खोल के देख रहे हैं आप लोग सिनेमा, ठीक है, वो तो घर में भी देख सकते हैं। तो ये रोविंग सिनेमा हाउस है या रोविंग सिनेमा हॉल है, मतलब कि हिलता डुलता सा है, चलता फिरता रहेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर आपका खोला गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या चंडीगढ़? आप अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि किस जगह पर जो है रोविंग सिनेमा हॉल आपका खोला गया है। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो जगह, देखिए अगर ये प्रश्न मैं सॉल्व करता तो इसमें दो जगह ऐसी हो सकती है जहां वो खोला जाएगा। चंडीगढ़ में अवेलेबिलिटी है, दिल्ली में भी अवेलेबिलिटी है, तो दिल्ली और चंडीगढ़ में खोलने का कोई औचित्य नहीं है। अब बचता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो ये खोला गया है आपका लद्दाख में। आपने 4 में से एटलीस्ट 2 एलिमिनेट कर लिया था, अब 2 में आपको एक टिक करना था, तो आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख वो जगह है जहाँ पर आपका रोविंग सिनेमा हॉल या मोबाइल सिनेमा जो है खोला गया है। ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड सिनेमा है, मतलब कि सर्वोत्तम ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है, जो कि 11,500 फीट के आसपास यानी कि ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है ओलंपिक से रिलेटेड। तो प्रश्न ये है कि किस राज्य ने भारतीय कुश्ती को वर्ष 2032 ओलंपिक तक के लिए गोद लिया है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा था, नहीं मैंने इससे रिलेटेड नहीं बताया है, तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो 2028 का जो है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है, 2024 का पेरिस में होने वाला है, ठीक है। और ये जो है ये इंडिया में अभी प्रस्तावित है, भारत के मुंबई में होगा, ठीक। तो ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा कि 2024 का जो ओलंपिक्स होने वाला है वो पेरिस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस में होगा और 2032 का मुंबई में होने वाला है। तो विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड इंडियन रेसलिंग टिल ईयर 2032 ओलंपिक्स? तो ये भारत में कौन सा जगह होगा? तो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, वही वो स्टेट है, ठीक। अगर आप बाहर के लोग देख रहे हैं तो भाई बाहर का वो स्टेट नहीं है, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ से प्रसारित हो रहा है, ठीक। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसने कुश्ती को, ठीक है ना, गोद लेने वाली सरकार बनी है, कुश्ती को गोद लिया है। और ये जो है इन्वेस्ट करेगी 170 करोड़ रुपए के आसपास कुश्ती के लिए, ठीक है, और जिससे कि बुनियादी ढांचा प्रोवाइड किया जा सके ऐसे बच्चों को जो कि कुश्ती खेलने के लिए आपका कुश्ती खेलना चाहते हैं, ठीक है, और आगे कुश्ती के क्षेत्र में आगे निकलना चाहते हैं, ठीक। 25वां प्रश्न है कि किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा मान मेरा काम योजना शुरू की है, ठीक है। तो ये वही जगह है जहाँ पर जलियांवाला बाग कांड हुआ था। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो राज्य है वो दिख नहीं रहा है, पहले तो एक सेकंड, हाँ, तो ऑप्शंस है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या पंजाब, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग कांड आपका कब हुआ था, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब, ठीक। तो पंजाब वो शहर है
पंजाब वो शहर है जहाँ पर मेरा मान मेरा काम स्कीम जो है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए यानी कि बेरोजगारों के लिए लॉन्च की गई है। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था जो मैं यहाँ पर बता रहा था, ठीक है। तो पंजाब में आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग में जो ओ डायर थे उनकी हत्या उधम सिंह ने की थी और जो आर डायर थे उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि उधम सिंह ने किस व्यक्ति की हत्या की थी, तो ओ डायर की हत्या की थी और आर डायर यानी कि रेजिनाल्ड डायर ने भीड़ पर, निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उसके साथ ही पंजाब जो है 5 नदियों की भूमि है। पंजाब यानी कि 5 आब मतलब पानी, तो ठीक है, 5 नदियों की भूमि है पंजाब। तो आपको पता है कि सतलज, रावी, चिनाब, एक सेकंड इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है, भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु राज्य के सभी युवा वर्ग के नागरिक इस योजना के अंतर्गत अपनी रुचि के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो 5 नदियाँ हैं पंजाब में, उसमें सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास और झेलम है। सतलज, रावी, चिनाब, व्यास, ठीक, झेलम, ठीक है। तो अब इसका सबका अपना अपना नाम था। इसका नाम शतुद्री था, इसका नाम परुषणी था, इसका नाम अस्किनी था, इसका नाम विपासा और झेलम का नाम था आपका वितस्ता। तो इसके जो प्राचीन नाम है वो कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री में। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और अगर आपको यूपीएससी हिंदी का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप यूपीएससी हिंदी को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो इस दिए गए नंबर पर, ठीक है, आप टेलीग्राम कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 88 40 75 19 12, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूपीएससी हिंदी 4CS करके जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।